बिरजू, तुम सबसे पहले वेद जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं आरती बेटी को लेकर वहां आता हूँ। बिरजू को वेद जी के पास भेजने के बाद आरती को समझाने लगता है। आरती बेटा, पहले तो तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रवि ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, मुखिया जी और आरती को लेकर रवि को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और बिरजू वेद जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। मुखिया जी और आरती जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रवि बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। आरती रवि के पास रोने लगती है, तभी वहां वेद जी के आ जाते ही वेद जी के वहां आते ही आरती वहां से दूर हो जाती है। वेद जी रवि की हालत का पता लगाने लगते हैं। क्या हुआ वेद जी, अब कैसी है रवि की हालत? देखिए मुखिया जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर रवि की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, पर जहर रवि के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रकाश बेहोशी में चला गया है। प्रकाश बेहोशी, यह क्या होता है वेद जी? प्रकाश बेहोशी में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है। यह अब कब होश में आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। वेद जी, अब हम क्या करें? देखिए मुखिया जी, मैं अभी के लिए कुछ औषधियाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वेद जी रवि की हालत का जायजा लेकर और दवाई देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले उसको उसके घर में लेटा देते हैं। देखो आरती बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम रवि की अच्छे से देखभाल करो, देखना हो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं हर महीने तुम्हारे और राजा के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। फिर मुखिया जी आरती को दिलासा देकर वहां से चले जाते हैं। मुखिया जी के जाने के बाद वहां राजा आ जाता है और अपने पिता की हालत का कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, कल तुम्हारे पिताजी को खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वेद जी ने कुछ दवाई दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने को कहा है। उन्होंने बोला है कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी के ऐसी हालत तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी कि घर का खर्च चलाओगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजा की ऐसी बातें सुन आरती भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम एक बहुत बड़े अफसर बनो, मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आरती राजा को पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब रवि का ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, हो सके तो और काम भी देखना होगा। Sabaha arati mukia shamalane kali jati hai. बताओ बेटी, कैसे आना हुआ और रवि की हालत कैसी है? काका, रवि की तबीयत तो फिलहाल तो वैसे ही है। फिलहाल मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन अपने रवि को दी थी काम करने को, मैं चाहती हूँ उसे जमीन पर मुझे काम करने की इजाजत दे दो, ताकि मैं उसे पर काम करके अपने घर का खर्च और राजा पढ़ाई कर सके। बेटे, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जो तुम्हारे घर में खर्च लगेगा वो मैं हर महीने भेज दूंगा।
नहीं काका, आपने हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस कीजिए, आप बस अपने खेत पर काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद मेहनत करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। मुखिया जी आरती को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर आरती मुखिया जी की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में आरती की बात सुनकर मुखिया जी कुछ सोचने लगते हैं।